समंदर के किनारे पर बसे रामपुर नाम के गांव में बहुत कम लोगों की जनसंख्या थी। यहाँ के सभी लोग समंदर से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उन्हीं में से एक था रामू। उसका इस दुनिया में सिवाय एक छोटी बहन के कोई नहीं था। वो समंदर की गहराइयों से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बहन का जीवन यापन करता। भैया, आज जब आप बाजार से मछलियां बेचकर आएंगे तो मेरे लिए एक जोड़ी अच्छे से कपड़े ले आना। वो क्या है ना, पुराने कपड़े फट गए हैं। ठीक है बहन, मैं तेरे लिए कपड़े ले आऊंगा। देखो भैया, ध्यान से ले आना, पिछली बार की तरह भूल ना जाना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझे याद रहेगा। इतना कहकर रामू मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाकर समंदर की ओर चल देता है। जहां जाकर वो देखता है बिरजू और सोनू नाम के दो मछुआरे रामू की नाव पर जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। ये देख रामू उन दोनों से कहता है, अरे सोनू भैया और बिरजू भैया, आप मेरी नाव पर क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो कौन आया है, रामू भैया आए हैं। अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये तो रामू है जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था पैसे देने के चक्कर में। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मेरी बहन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। अब बहुत हो गया रामू, तेरे रोज रोज का ड्रामा बंद कर। तेरे इन बहनों से हम तंग आ गए हैं, इसलिए हम तेरी इस नाव पर कब्जा कर रहे हैं। आज के बाद समंदर किनारे नजर भी मत आ जाना, समझे? तुम दफा हो जाओ यहां से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई और नहीं है, और इस नाव के जरिए ही हमारा घर चलता है। अगर आप यह नाव छीन लेंगे तो मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? यह सब तो तुम्हें पैसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर बिरजू और सोनू रामू को उसी की नाव से धक्का देकर भगा देते हैं। रामू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो परेशान होकर समंदर के किनारे पर सर नीचे करके रोने लगता है। तभी उसकी नजर समंदर के पास तड़प रही एक मछली पर जाती है और ये देखकर वो कहता है, अरे लगता है यह मछली पानी के लहरों से जमीन पर आ गई है। अगर यह ऐसे ही तड़पती रही तो मर जाएगी। इसे वापस पानी में डाल देता हूँ। इतना कहकर रामू उस मछली को अपने दोनों हाथों से उठाकर समंदर में वापस डाल देता है और वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर रामू खुश हो जाता है और वापस एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर में पानी में अजीब सी हलचल होने लगती है और आसपास में बिजली गरजने लगती है। ये देखकर रामू बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने घर की ओर भाग जाता है। अरे रामू भैया, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। और ये क्या, आप तो खाली हाथ आए हैं। मैंने आपको कुछ कहा था लाने के लिए, क्या आप फिर भूल गए? अब मैं इसे क्या बताऊं कि हमारी कमाई का जरिया हमसे छीन लिया गया है। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो इसे बहुत दुख होगा। कुछ बहाना करना होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। माफ करना। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना बाहर चली जाती है। तभी पास की एक औरत कमला रामू के घर आती है और रामू से कहती है, अरे रामू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, बहुत खुशी की बात सुनानी है तुम्हें। क्या हुआ कमला दीदी? अरे रामू, वो जो हमारे दूसरे मोहल्ले के वर्मा जी है ना, उनकी पत्नी मिली थी मुझे। वो कह रही थी उन्हें तुम्हारी बहन मीना बहुत पसंद है और वो अपने बेटे राघव से तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला बहन, लेकिन लेकिन क्या रामू, रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत ईमानदार और शरीफ है। देख, ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। तेरी बहन राज करेगी उस घर में। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे करें?
तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से वर्मा जी की पत्नी से मिलूंगी और उनसे सही से रिश्ते की बात करके तुझे बताऊंगी। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद रामू और परेशान हो जाता है। रात भर रामू इसी बारे में सोचता रहता है कि ना तो अब नाव है, ना ही मछलियां पकड़ने के लिए कोई सहारा। अगर उसने वापस काम शुरू नहीं किया तो वो अपना घर कैसे चलाएगा और बहन की शादी कैसे करेगा। इसी सोच में डूबा बेचैन रामू सुबह सुबह समंदर के किनारे जाकर उदास बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी बहन की शादी और घर, ऊपर से ये कर्ज, ये सब कैसे होगा। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रामू इतना कहता ही है कि तभी आसमान में फिर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते समंदर के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर आती है। हे भगवान। अरे तुम्हें क्या हुआ, जल्दी उठो। क्या मैंने कोई सपना देखा या फिर यह सच था। तुम सही हो, ये कोई सपना नहीं है, सच है। मैं सच में एक जलपरी हूँ। क्या तुम असली जलपरी हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जलपरियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। हाँ, तुमने सही कहा, जलपरियां कहानी में ही होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक असली जलपरी हूँ। लेकिन मैं जल्दी लोगों के सामने अपने असली रूप में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है आजकल के इंसान कितने लालची हो गए हैं। अपने लालच के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम मेरे सामने ही अपने असली रूप में क्यों आई हो। जलपरी रामू को बताती है कि वो व्हेल मछली थी, जिसे रामू ने कल तड़पता हुआ देख जमीन से उठाकर पानी में वापस डाल दिया था। और उसकी ये नेक दिली देखकर जलपरी को बहुत खुशी हुई और इसीलिए वो उसके सामने अपने असली रूप में आई है। मुझे तो अब भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा है तो तुम मुझे वो पत्थर दो, मैं तुम्हें उसे सोने में बदलकर दिखाती हूँ। रामू उसे एक पत्थर का टुकड़ा देता है, जिसे जलपरी एक सोने के टुकड़े में बदल देती है। ये देख रामू को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है। रामू, कल तुमने मेरी जान बचाई थी, आज बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए जलपरी जी। ठीक है, तो तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर जलपरी गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद रामू भी वापस उस सोने के टुकड़े को घर ले जाता है और उसे बेचकर नई नाव खरीदता है और फिर से अपनी मछलियां पकड़कर बेचने का व्यापार शुरू कर देता है। ये देख सोनू और बिरजू हैरान हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, ये सब क्या है। रामू कल तक तो हमारे आगे अपनी नाव वापस मांगने की भीख मांग रहा था, और अब तेरे पास ये नाव कहाँ से आ गई। उससे तुम्हें क्या मतलब। तुमने तो अपना कर्जा चुकता कर लिया ना। अब अपने काम से काम रखो। वाह रे वाह, इसकी तो जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। और सुन, उस नाव के तूने बस अपना ब्याज ही दिया था, अब ये नाव भी हमें दे दे, इससे हमारा मूल भी वसूल हो जाएगा। ऐसा मत करो, अब मेरे पास यही सहारा है। मुझे मेरे बहनों की शादी के लिए पैसा जमा करना है। अगर तुम ये भी ले लोगे तो मैं उनकी शादी कैसे करूंगा। अगर कोई शादी ना करे तो हमें बता देना, हमारा सोनू तेरी बहन से शादी कर लेगा। बहुत अच्छा बच्चा है ये। इतना कहकर बिरजू और सोनू फिर से रामू की नई नाव लेकर चले जाते हैं और लाचार रामू रोता हुआ वापस जलपरी के पास जाता है और उसे सब बताता है। ये सुनकर जलपरी रामू को एक मोती देती है और कहती है, रामू, तुम इस मोती को अपने घर के बीचों बीच कहीं दफन कर देना और चैन की नींद सो जाना। अगली सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है जलपरी जी, अगर ऐसा है तो मैं यही करूंगा।
इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और घर जाकर जैसा जलपरी ने कहा वैसा ही करता है। अगली सुबह उसकी बहन मीना उसे हैरानी से उठाती है और जैसे ही रामू की नींद खुलती है वो खुद को एक आरामदेह बेड पर पाता है और उसके सामने एक बड़ा सा घर था। ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह था। देखिए भैया, ये सब क्या हो गया? अचानक सब बदल कैसे गया? ये हमारा घर नहीं है, फिर ये जादू कैसे हुआ? तू नहीं समझेगी पगली। रामू से जलपरी की सच्चाई बताता है। ये सुन मीना हैरान भी थी और खुश भी थी कि अब उनके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे और रामू भी अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करवा सकता है। और तो और अब उसे किसी का कर्जा भी नहीं देना था। वहीं जलपरी अपने जादू से सोनू और बिरजू को रामू को परेशान करने की सजा देती है कि वो दोनों ताउम्र समंदर में यहाँ से वहाँ बस भटकते रहेंगे।